नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इसे सुनो पर। कहानी क्राइम की के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछला एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपका काफ़ी प्यार भी मिला उस एपिसोड में। चलिए, आज की कहानी शुरू करने से पहले फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि कभी कोई घटना, कोई क्राइम किसी के घर कभी ना घटे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। ये घटना है बुलंदशहर की, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की, और तारीख है 13 नवंबर 2023। काकोरी पुलिस स्टेशन के रिहायशी इलाके में तेजपाल नाम का एक नौजवान रहता था। पेशे से वो प्रॉपर्टी डीलर था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस कुछ वजहों से, कुछ कारणों से उसकी और उसकी पत्नी की नहीं बनती थी। लड़ाई झगड़े रहते थे, मनमुटाव रहता था। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के कारण वो दोनों अलग रहते थे। तो यहाँ पे तेजपाल काकोरी रिहायशी इलाके में अकेला रहता था। उसके घर वाले कहीं और रहते थे, उसकी पत्नी अलग रहती थी। और ऐसे में एक दिन 13 नवंबर को उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। जब उसके घर वालों ने उसको फ़ोन ट्राई किया तो उनको लगा चलो किसी काम से गया होगा या कुछ होगा, आ जाएगा, फ़ोन कर लेगा, फ़ोन ऑन होगा तो आ जाएगा, बात हो जाएगी। ऐसे करते करते 14 तारीख बीती, 15 तारीख बीती और घर वालों को नेगेटिव ख्याल आने लगे। उनको लगा ये क्या हुआ, अभी तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। दोस्त यार, रिश्तेदार, सबको फ़ोन कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में कि कहाँ गया वो, क्यों फ़ोन स्विच ऑफ है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया हुआ था। और ऐसे में घर वाले और ज़्यादा घबरा गए और घबराहट में उन्होंने इधर उधर छानबीन करना, तलाश करना शुरू किया। तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों अभी तक फ़ोन बंद है। और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम उसके घर जाएंगे, काकोरी में जहाँ पे वो रहता है उसके घर जाएंगे। घर जाके देखेंगे कि क्या माजरा है, क्यों उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, क्यों वो हमसे बात नहीं कर रहा, या कोई परेशानी है जो हमसे वो बात नहीं कर रहा। या क्योंकि तेजपाल को गायब हुए 2 दिन हो गए थे। 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ। और आज के आधुनिक ज़माने में ऐसा कौन करता है, कभी ना कभी किसी ना किसी रिश्तेदार को, दोस्त यार को, जानने वालों को तो बताता ही है ना कि भाई मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, या बात तो ज़रूर होती है। तो उनको काफ़ी नेगेटिव ख्याल आने लगे घर वालों को, और इसीलिए घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए। और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम इसके घर जाके पता करते हैं कि का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है, वो कहाँ है। अब जैसे ही वो घर वाले उसके तेजपाल के घर पहुँचे और उनके लिए एक नई चौंकाने वाली चीज़ इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही वो काकोड़ के उस रिहायशी इलाके में जहाँ पे तेजपाल रहता था, उसके घर वाले पहुँचे तो देखते हैं कि उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है, घर बाहर से लॉक्ड है। अब हैरानी की बात इसमें ये है कि आजकल के आधुनिक ज़माने में जब हर किसी के पास मोबाइल है, तो ऐसे कैसे कि कोई शख्स बाहर से घर को ताला लगा के चला जाता है फ़ोन स्विच ऑफ करके, और किसी को बताता भी नहीं है, ना दोस्तों को, ना यारों को, ना चाहने वालों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, किसी को कुछ नहीं पता, कोई खबर नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया, इस बात से बहुत घर वाले हैरान, शॉक्ड, परेशान थे, क्योंकि इससे पहले तेजपाल ने कभी ऐसा नहीं किया। आज के ज़माने में फ़ोन जिसके पास, हर किसी के पास होता है, कभी तेजपाल ने ऐसा किया ही नहीं कि फ़ोन स्विच ऑफ करके और किसी को नहीं बताया, कोई खबर नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और जब घर पहुँचे तो देखते हैं घर के बाहर ताला लगा हुआ है। ऐसे ताला लगा के गायब होना कोई मामूली बात तो नहीं है। तो सब घर वाले वहाँ पे हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ऐसे में जो रिश्तेदार वहाँ, घर वाले वहाँ मौजूद थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं और दरवाज़ा तोड़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनको नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, कोई अनहोनी घटना ना हो गई हो। ऐसे मन में विचार आते हैं ना इस टाइम पे, तो वही सब विचार उनके मन में आ रहे थे। तो उन्होंने सबने फ़ैसला किया पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं और दरवाज़े को तोड़वाते हैं, घर को खोलते हैं और पता करते हैं। तो खैर पुलिस वालों को खबर किया गया, बुलंदशहर की जो पुलिस थाना है वहाँ पे पुलिस को खबर दी गई। पुलिस वाले आए और दरवाज़ा तो बाहर से खैर बिना चाबी के तो खुल नहीं सकता था, तो दरवाज़े को तोड़ा गया
पुलिस वालों ने आए, पुलिस वालों ने तोड़ा। रिश्तेदार, घर वाले सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में दरवाज़े को तोड़ा गया और जब अंदर घुसे तो अंदर का मंज़र देख के घर वालों का दिल दहल गया। उन्होंने देखा तेजपाल की लाश खून से लथपथ सनी हुई फर्श पे पड़ी हुई है और जिस्म पर कई सारे बुलेट मार्क्स थे, यानी कि गोलियों के निशान थे। यानी कि कोई ऐसा था जो तेजपाल की हत्या करके, उसका मर्डर करके, गोलियों से उसको भून कर चला गया था और खून से सनी लाश को घर पे छोड़कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया था। पुलिस ने फिर लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घर के आसपास, घर के बैक साइड में लॉन था और घर के आसपास पड़ोसियों के घर के अंदर तलाशी वगैरह ली देखने के लिए कि कोई सुराग हो, कोई सुराग मिले। छानबीन शुरू करी पुलिस वालों ने। जिस्म से गोलियां तो बरामद हो गई पर पिस्तौल जिससे कत्ल हुआ वो बरामद नहीं हुआ और पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी, अपनी जांच तहकीकात शुरू करी और सवाल सबसे पहले पुलिस के सामने ये था कि कौन ऐसा दुश्मन था तेजपाल का जिसने उसका मर्डर कर दिया, इतनी बेरहमी से उसको मारा। ये सबसे बड़ा सवाल था कि कौन था, कौन उसका दुश्मन था, किसने इस कत्ल को अंजाम दिया होगा, कत्ल का मोटिव क्या था। क्योंकि देखो दोस्तों, कत्ल का मोटिव जब पता लगता है तो उसके बाद ही आसानी होती है कातिलों को ढूंढने की। तो पुलिस ने सबसे पहले यही कोशिश करी, जानने की कोशिश करी उसके घर वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे पता लगाने की कोशिश करी कि कोई उसका दुश्मन है या किसी से उसकी कोई रंजिश रही हो। और पुलिस ने उसका फ़ोन नंबर जो है उससे ट्रैक करने की कोशिश करी कि वो किस किस से बात करता था, उससे किस किस से बात करी, लास्ट बार उसकी किस से बात हुई। तो पुलिस ने 3 एंगल से इस मर्डर मिस्ट्री की जांच करने की कोशिश करी, प्लानिंग करी। 3 एंगल से सोचा। सबसे पहले फ़ोन कॉल्स की CDR लेके डिटेल्स निकाल कर, दूसरा कैमरा से, कैमरा जो वहाँ पे उसके घर के बाहर कहीं लगा हो, प्रॉपर्टी पे या फिर कहीं सड़क पे कहीं लगा हो, रोड पे, तो आते जाते दिखे कि कौन आया था उसके घर, कौन नहीं आया था। और तीसरा एंगल, उसने घर वालों और रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश करी। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश करी कि कोई उसका दुश्मन है, किसी से उसकी रंजिश हुई हो, किससे वो मिलता था, कौन उसके दोस्त थे, यार थे। इन सब चीज़ों से पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू करी, अपनी जांच इन 3 एंगल से बढ़ाने की कोशिश करी। पुलिस जब 3 एंगल से अपनी प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ रही थी तो पुलिस को झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि घर के आसपास बाहर कहीं पर भी कोई कैमरे नहीं लगे हुए थे और बाहर कहीं रोड पे लगे थे तो वहाँ तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है, कितने लोग आते जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होता पता लगाना। और दूसरा एंगल, पुलिस ने जब बात करी घर वालों से, रिश्तेदारों से और कॉल डिटेल्स के माध्यम से, कॉल डिटेल्स की मदद से, तो 2-3 लोगों के नाम सरफेस होने लगे, 2-3 लोगों के नाम आने लगे जिसके साथ तेजपाल का उठना बैठना था, रोज़ का मिलना था। इन 2 लोगों का नाम था, एक का नाम था दीप सिंह, एक का नाम था बलराज। और ये दोनों भी प्रॉपर्टी डीलर का ही काम करते थे उसी के साथ ही। और लेकिन इन दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। पुलिस ने जब जांच करी और इन लोगों के बारे में पता लगाया तो पता लगा ये थोड़े से क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। दीप सिंह और बलराज को फिर पुलिस वालों ने अपने पुलिस थाने में बुलाया और पूछताछ करी। और जैसा कि हर हमेशा होता है, इन दोनों ने पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करी, इधर उधर की बातें करी। लेकिन पुलिस वाले समझ गए थे कि कुछ दाल में ज़रूर काला है और ये दोनों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि काफ़ी घबराए हुए से थे, सहमे थे, लेकिन पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने भी अपने पुलिसिया अंदाज में, जैसे पुलिस काम करती है, उस अंदाज में जब थोड़ा सा कड़क होके इनसे पूछा तो दोनों टूट गए और उन दोनों ने कबूला कि हमने ही तेजपाल की हत्या करी और वो तारीख थी 13 नवंबर 2023 की। अब सवाल ये था कि जो तेजपाल के दोस्त थे, ये दोनों जानकार थे, मिलने वाले थे, रोज़ का उठना बैठना था, तो ये कत्ल क्यों करेंगे? क्या ऐसी बात होगी, क्या ऐसी वजह होगी जो
दिन रात जिनका उठना बैठना था, साथ में काम करना था, और वो कत्ल करके ऐसे उसकी लाश को छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चले जाएं। तो पुलिस ने जब इन दोनों से पूछा कि भाई ऐसी क्या वजह थी, तुमने क्यों उसको मारा, क्यों मर्डर किया, तो अब जो आप सुनेंगे, सुन के आप चौंक जाएंगे। अब आगे की कहानी जब आप सुनेंगे कि क्यों इन दोनों ने मिलकर उसको, अपने जिगरी यार को समझ लो, दोस्त को समझ लो, पार्टनर को समझ लो, मिल के मारा और इतनी बेरहमी से गोलियों से भून के मार के वहाँ छोड़कर चले गए। इन दोनों ने जो कत्ल की वजह बताई, जो कहानी सुनाई, वो सुन के घर वाले चौंक गए और उसकी पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इन दोनों कातिलों का तेजपाल के साथ सर उठना बैठना था। शाम को एक साथ बैठे थे, दारू पीते थे और खाना खाते थे और रात होके चले जाते थे अपने घर। तो ऐसा अक्सर ये हफ्ते में 3-4 दिन ऐसा किया करते थे। तो अब आपस में दोस्त यार बैठे हैं तो बातचीत तो होती है, सारी बातचीत होती थी। तो इन दोनों ने बताया कि तेजपाल बहुत परेशान था अपनी पत्नी से, और पत्नी से झगड़े की जो वजह थी, अब देखिए यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जो पति पत्नी के झगड़े की वजह थी, वो वजह थी प्रॉपर्टी को लेके दोनों मियाँ बीवी में विवाद था। और ऐसा बहुत कम देखा गया है कि पति पत्नी में प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो। और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से विवाद होता है, पर प्रॉपर्टी को लेके ऐसा बहुत कम सुनने में आता है। क्योंकि पति जब प्रॉपर्टी लेता है, पत्नी लेती है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके लेते हैं और 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेके विवाद था, जिसकी खबर इन दोनों को, यानी दीप सिंह और बलराज को थी। और बातों बातों में ये पता लगा कि तेजपाल इन चीज़ों से बहुत परेशान है। तो तेजपाल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीवी को रास्ते से हटा दूं, और इन दोनों से शेयर किया कि तुम दोनों अगर मेरी इसमें मदद करो तो मैं तुमको इनाम के 5 लाख रुपए दूंगा। तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, 2.5 लाख रुपए अभी और 2.5 लाख रुपए काम होने के बाद। क्योंकि तेजपाल अपनी पत्नी को इसलिए हटाना चाहता था रास्ते से कि अगर उसको वो मार देता, मरवा देता, तो प्रॉपर्टी पूरी उसको मिल जाती। और प्रॉपर्टी करीब थी 5 करोड़ की। तो उसने सोचा मैं अगर इन दोनों को 5 लाख रुपए दे भी दूंगा तो क्या हो गया, मेरा काम बन जाएगा। तो इन लोगों की अक्सर ये बातें हुआ करती थी। तो इसी के तहत इन्होंने ये प्लानिंग करी, इन दोनों ने तेजपाल के साथ मिलकर, कि ठीक है, और इन्होंने भी बात मान ली। अच्छा, इसमें कमाल की बात यह है कि तेजपाल, जब इनको तेजपाल ने ऑफ़र दिया ये, तो तेजपाल पैसे लेके बैठा हुआ था। उसने सीधा पैसे पकड़ा दिए 2.5 लाख रुपए और बोला ये एडवांस दे रहा हूँ तुमको, और बाकी पैसे 2.5 लाख रुपए काम होने के बाद दूंगा। अब जाहिर सी बात है, दीप सिंह और बलराज को पैसा लेकर लालच आ गया, पैसा देख के लालच आ गया, और उन्होंने भी हाँ भर दी। उन्होंने हामी भर दी और कहा कि हाँ ठीक है, हम इस काम के लिए राज़ी हैं, और ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हुआ क्या कि जब अगले दिन इन्होंने रेकी करने की कोशिश करी, जहाँ उसकी पत्नी रहती थी वहाँ गए ये लोग, रेकी करी। तो 3-4 दिन इन्होंने जब रेकी करी तो इनको लगा कि यार इसका कत्ल करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो तेजपाल की पत्नी थी वो हाउसवाइफ थी और वो ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती थी और घर से बाहर बहुत कम था उसका निकलना। और जब उन्होंने पता लगाया दोनों ने कि इसका बाहर निकलने का टाइम क्या है, तो देखा कि वो एक बार भी बाहर नहीं निकलती घर से, बहुत कम निकलती है, और जब निकलती है तो बस घर के बाहर जस्ट आती है और अंदर चली जाती है। और उसके घर के बाहर कैमरा भी लगा हुआ था। तो इन दोनों ने सोचा यार इसका मर्डर करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब हमने पैसे ले लिए हैं। तो इन दोनों के मन में लालच आ गया, यार पैसे ले लिए, अब हम काम भी नहीं करेंगे तो भाई गलत बात हो जाएगी, फिर ये हमसे पैसे की डिमांड करेगा कि पैसे मेरे वापस लौटाओ अगर तुम मर्डर नहीं कर सकते तो। अब इनके मन में लालच आ गया कि भाई 2.5 लाख रुपए आ गए, अब 2.5 लाख रुपए कैसे छोड़ें, अब 2.5 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना हम तेजपाल का ही मर्डर कर दें, और तेजपाल तो यहाँ अकेला रहता है, किसी को पता भी नहीं लगेगा, उसका मर्डर करके हम चले जाएंगे, ना उसके घर वाले यहाँ हैं, ना उसकी बीवी यहाँ है, किसी को कोई खबर नहीं होगी और किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर उन दोनों ने ये प्लान किया कि अब
बीवी की बजाय इसी का मर्डर कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, कितनी अजीब बात है, यहाँ सोचने वाली बात है कि जिसको सुपारी किलर को इसने पैसे दिए किसी और की, अपनी पत्नी की सुपारी के लिए, अपनी पत्नी को मारने के लिए, और ये उल्टा ही काम हो गया। मतलब इसे कहते हैं ना कि खुद के लिए ही गड्ढा खोद दिया तेजपाल ने, अपने लिए खुद के लिए ही गड्ढा खोद दिया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए, इस तरीके के फ़ैसले कभी नहीं लेने चाहिए जो आपको आगे चल के नुकसान दें। एज़ ऑन टुडे कातिलों को पकड़ लिया गया है और उन पे अब मुकदमा चलेगा, पुलिस हिरासत में है वो दोनों। और जो लॉस हुआ है, जो तेजपाल का जाना हुआ है, वो तो उसके घर वालों को वापस नहीं हो सकता, लेकिन ये आप सब लोगों के लिए एक सबक है कि आपसी विवाद, आपसी झगड़े, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे आपस में बच्चों में हो, किसी में भी हो, भाई बहनों में हो, भाइयों भाइयों में, आपस में इसको बैठ के सुलझाएं, इसको बाहर ना जाने दें, क्योंकि बाहर वाले तो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे, वो आपका कभी अच्छा नहीं सोचेंगे, वो तो अपना फ़ायदा ही देखेंगे। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें और क्राइम से जितना दूर रहें, बच के रहें, उतना अच्छा रहेगा। आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा सबको जो कहानी सुनना पसंद करते हैं। सच्ची कहानी क्राइम की, इससे सुनो यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।